भविष्य में बढ़ती जनसंख्या पृथ्वी को नष्ट करने की कगार पर ला चुकी है। इंसानों ने इस समस्या का हल ढूंढने के लिए एक बैकअप प्लान तैयार किया। मंगल ग्रह की सतह को इंसानों के रहने योग्य बनाना। इस प्रक्रिया को टेरेफॉर्मिंग कहा जाता है। शुरुआत में मंगल ग्रह पर काई, मॉस जैसी छोटी जीवित चीजें लगाई गईं ताकि ग्रह का तापमान बढ़े और यह पृथ्वी जैसा बन सके। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए वैज्ञानिकों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड तिलचट्टे, कॉकरोचेस मंगल ग्रह पर भेजे। अब साल 2597 आ चुका है। टोक्यो में कोमाची और नानाओ नाम के 2 अपराधी पुलिस से भाग रहे हैं। हालांकि पुलिस जल्द ही उन्हें पकड़ लेती है। तभी एक भविष्य की तकनीक वाला वाहन आकाश में उड़ता हुआ आता है और उनके पास उतरता है। इस वाहन में डॉ, होंडा और उनका सहायक बैठे हैं। वे इन दोनों अपराधियों को अपने मंगल ग्रह के मिशन में शामिल करना चाहते हैं। डॉ, होंडा उन्हें एक प्रस्ताव देते हैं। अगर वे मंगल पर जाकर तिलचट्टों का सफाया कर देते हैं तो उनके सभी अपराध माफ कर दिए जाएंगे। कोमाची और नानाओ इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। 2 साल बाद अब कोमाची और नानाओ पूरी तरह प्रशिक्षित हो चुके हैं और अन्य अपराधियों के साथ बग्स 2 नामक स्पेसशिप से मंगल की ओर जा रहे हैं। लेकिन नानाओ इस मिशन को लेकर संशय में रहती है क्योंकि उनकी टीम में सभी अपराधी और ठग शामिल हैं। स्पेसशिप की कैप्टन केसुके डोजिमा उन्हें सूचित करती है कि वे मंगल की सतह पर उतरने वाले हैं। जैसे ही वे लैंड करते हैं वे देखते हैं कि मंगल अब पहले जैसा लाल नहीं बल्कि हरे रंग की काई, मॉस से ढका हुआ है। लेफ्टिनेंट मीना एक केमिकल डिवाइस को सक्रिय करती है जो तिलचट्टों को मारने के लिए हवा में विषैली गैस छोड़ता है। इसके बाद टीम को जोड़ी बनाकर पूरे क्षेत्र में फैलने और सफाई अभियान की प्रगति की जांच करने का आदेश दिया जाता है। टीम के एक सदस्य असुका कंप्यूटर विशेषज्ञ इचिरो के साथ काम करने की जिद करती है, जिसे कैप्टन बिना किसी विवाद के स्वीकार कर लेती है। इस बीच ड्रोन मंगल की सतह पर बग्स 1 नामक एक पुराना स्पेसशिप खोज निकालते हैं जिसे 10 साल पहले भेजा गया था। टीम के 2 सदस्य जेन और मारिया काई पर कोई मृत तिलचट्टा नहीं पाकर हैरान हो जाते हैं। वे और आगे बढ़ते हैं। तभी 3 अजीबोगरीब जीव उनके सामने आ जाते हैं। ये विशाल जीव मानव आकार के तिलचट्टों की तरह दिखते हैं और उनके पास डंडों जैसे हथियार हैं। जेन और मारिया डर के मारे छुप जाते हैं। इसी बीच कोमाची और नानाओ भी ऐसे ही एक जीव से सामना कर लेते हैं। कोमाची इस जीव को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और हाथ हिलाकर दोस्ती का संकेत देता है, लेकिन जीव नानाओ पर हमला कर उसकी गर्दन तोड़ देता है और भाग जाता है। कोमाची नानाओ की बेजान शरीर को देखकर सदमे में आ जाता है। तभी जेन की टीम वहां पहुंचती है और उन्हें बताती है कि असुका को भी इन जीवों ने मार दिया है। टीम तुरंत वापस स्पेसशिप पर लौटती है और कैप्टन को पूरी स्थिति बताती है, लेकिन वे यह जानकर चौंक जाते हैं कि कैप्टन को पहले से ही इन जीवों के बारे में जानकारी थी। कैप्टन बताता है कि 500 साल पहले भेजे गए तिलचट्टे मंगल की उच्च रेडिएशन के कारण अत्यधिक विकसित हो चुके हैं और अब वे इंसानों से भी ज्यादा ताकतवर बन गए हैं। डॉ, होंडा एक होलोग्राम के जरिए टीम से संपर्क करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने इस स्थिति के लिए पहले से तैयारी कर रखी है। उन्होंने एक खास इंजेक्शन तैयार किया है जिसे लेने के बाद टीम के सदस्य कीड़े मकोड़ों, इंसेक्ट्स की विशेष शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। ये इंजेक्शन उनके डीएनए को एक विशेष कीट के डीएनए से जोड़ देगा, जिससे वे विकसित तिलचट्टों से मुकाबला कर सकते हैं। टीम के सदस्य इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते और जल्द से जल्द पृथ्वी वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते उनका स्पेसशिप इन विशाल तिलचट्टों से घिर जाता है। टीम का एक सदस्य गॉडली तिलचट्टों को रोकने के लिए इंजेक्शन लेकर खुद को ग्राउंड बीटल में बदल लेता है। वह अपने शरीर से आग की लपटें निकालकर इन जीवों से लड़ता है, लेकिन ये तिलचट्टे उतने ही ताकतवर होते हैं और अंततः गॉडली मारा जाता है। तभी एक तिलचट्टा स्पेसशिप के अंदर घुस जाता है और 2 सदस्यों को मार देता है। ये देखकर कैप्टन खुद को बुलेट एंट में बदल लेता है, जिसकी ताकत उसकी शरीर की क्षमता से 100 गुना ज्यादा होती है। कैप्टन तिलचट्टे को आसानी से मार देता है, लेकिन तभी वे देखते हैं कि रडार पर हजारों तिलचट्टों का झुंड उनकी ओर बढ़ रहा है। पूरी टीम अब वापसी का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही लेफ्टिनेंट जहाज को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, इंजन खराब हो जाता है और सिस्टम बंद हो जाता है। ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर जहाज को उड़ान भरने से रोकने के लिए इसमें छेड़छाड़ की है। कैप्टन तेजी से एक योजना बनाते हैं। वह टीम को बग्स 1 जहाज तक जाने और बग्स 2 को ठीक करने के लिए आवश्यक सभी हिस्से लाने के लिए कहते हैं, जबकि वह खुद तिलचट्टों, कॉकरोच से लड़ेंगे। सभी सहमत हो जाते हैं, लेकिन इचिरो कैप्टन के साथ रहने और उनकी मदद करने की इच्छा जताते हैं। कोमाची बग्स 1 की ओर जाने से पहले नानाओ के शव को आखिरी बार देखने जाता है। उसे उसके मुंह से निकलती हुई अजीब सूत्र जैसी चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब टीम मार्स रोवर में बैठती है, जो तिलचट्टों की भारी भीड़ के बीच से गुजरना होगा। टीम का एक सदस्य तेजुका उनकी मदद करने का प्रस्ताव रखता है और खुद को इंजेक्शन लगाता है। वह माइकली बग में बदल जाता है, जो उच्च गति पर गैस के गोले छोड़ सकता है।
तेजुका अपनी ताकत का इस्तेमाल करके रोवर को तेज गति से आगे बढ़ाता है और तिलचट्टों की भीड़ को चीरते हुए निकल जाता है। इसी बीच कैप्टन बग्स 2 जहाज के अंदर घुस चुके तिलचट्टों से लड़ने में व्यस्त हैं। वह अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, लेकिन अधिक से अधिक तिलचट्टे जहाज के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कैप्टन तुरंत कंट्रोल रूम में भागते हैं और जहाज के अंदर से पूरी ऑक्सीजन निकालने का फैसला करते हैं ताकि सभी तिलचट्टे दम घुटने से मर जाएं। उनकी योजना काम करती है और जल्द ही तिलचट्टे बेहोश होकर गिरने लगते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की कमी के कारण कैप्टन और इचिरो भी बेहोश हो जाते हैं। दूसरी ओर रोवर में सवार टीम कुछ बड़ा अपनी ओर आते हुए देखती है। जब दृश्य साफ होता है तो वे यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि लाखों तिलचट्टों की एक विशाल लहर उनकी ओर बढ़ रही है। तेजुका फिर भी हार नहीं मानता और अपनी पूरी ताकत से जहाज को आगे बढ़ाता है। वे इन जीवों से टकराते हैं, लेकिन किसी तरह दूसरी तरफ सुरक्षित उतर जाते हैं। टीम राहत की सांस ले ही रही थी कि एक और लहर उनकी ओर बढ़ती दिखाई देती है। ये पहले की तुलना में भी बड़ी है और इसमें लाखों की संख्या में तिलचट्टे हैं। तेजुका अकेले उनका सामना नहीं कर सकता, इसलिए 2 अन्य टीम सदस्य मारिया और ओसाकू भी खुद को इंजेक्शन लगाते हैं और अपनी हाइब्रिड रूपों में बदल जाते हैं। तीनों अपनी पूरी ताकत झोंककर जीवों से लड़ते हैं, लेकिन फिर भी रोवर पलट जाता है और जमीन पर जोरदार टक्कर खाता है। मारिया, ओसाकू और तेजुका जमीन पर गिर जाते हैं, जबकि रोवर में मौजूद बाकी लोग बेहोश हो जाते हैं। रोवर ऑटो पायलट मोड में चला जाता है और टीम को सीधे बग्स 1 की ओर ले जाता है। पीछे छूटे तीनों योद्धा तिलचट्टों की भीड़ से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः वे मारे जाते हैं। रोवर आखिरकार बग्स 1 के करीब पहुंच जाता है, लेकिन तभी एक बड़ा धमाका होता है। तिलचट्टों की भीड़ ने किसी तरह बग S1 को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। टीम के बचे हुए सदस्य किसी तरह बाहर निकलते हैं और जहाज के अंदर भागते हैं। उन्हें जल्दी से उन उपकरणों को ढूंढना होता है जो बग S2 को ठीक करने के लिए जरूरी है। संदो और यूरी जल्दी से कंट्रोल पैनल को स्कैन करते हैं और पाते हैं कि जहाज के अंदर अभी भी कुछ ऑक्सीजन बची है, लेकिन समय कम है क्योंकि तिलचट्टों की एक और भीड़ उनकी ओर बढ़ रही है। कोमाची जल्दी से उपकरण उठाता है और बाकी टीम के साथ बाहर की ओर दौड़ता है। बाहर निकलते ही वे देखते हैं कि तिलचट्टों का एक विशाल झुंड उनके सामने खड़ा है। उनके पास सिर्फ एक ही मौका है, भागना। वे जैसे ही भागने लगते हैं, एक विशाल तिलचट्टा सामने से हमला करता है और संदो को पकड़ लेता है। कोमाची और यूरी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तिलचट्टों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। संदो दर्दनाक चीख के साथ खत्म हो जाता है। अब केवल कुछ ही लोग बचे हैं। बचे हुए सदस्य किसी तरह रोवर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक और बड़ा हमला होता है। इस बार एक विशालकाय तिलचट्टा लगभग इंसानों के आकार का सामने आता है, जो बाकी तिलचट्टों से अलग दिखता है। उसकी आंखों में कुछ ज्यादा ही बुद्धिमानी झलक रही थी, मानो वह उन्हें परख रहा हो। कोमाची तुरंत समझ जाते हैं कि यह एक विकसित तिलचट्टा है जो सामान्य से कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक है। यूरी और अन्य लोग इस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह आसानी से उनके हमलों को चकमा दे देता है। अचानक यह तिलचट्टा यूरी पर झपट्टा मारता है और उसे उठा लेता है। कोमाची तुरंत अपने पूरे शरीर की ताकत लगाकर उस पर हमला करता है और किसी तरह यूरी को बचाने में सफल हो जाता है, लेकिन यूरी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। अब उनके पास और समय नहीं था। वे जैसे तैसे रोवर तक पहुँचते हैं और तेजी से बग्स 2 की ओर लौटने लगते हैं। इस दौरान बग्स 2 के अंदर कैप्टन और इचिरो अब भी बेहोश पड़े हैं। जहाज के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी अचानक जहाज के आपातकालीन सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं और ऑक्सीजन बहाल होने लगती है। कैप्टन धीरे धीरे होश में आते हैं और देखते हैं कि जहाज में मौजूद कुछ तिलचट्टे अभी भी जिंदा हैं। वे तुरंत अलार्म बजाते हैं और इचिरो को जगाने की कोशिश करते हैं। तभी जहाज के दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। ये कोमाची और बाकी टीम थी। कैप्टन जल्दी से दरवाजा खोलते हैं और सभी को अंदर खींच लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे दरवाजा बंद कर पाते, कुछ तिलचट्टे भी अंदर घुस आते हैं। अब टीम का आखिरी संघर्ष शुरू होता है। कोमाची, कैप्टन और बाकी बचे लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ते हैं और किसी तरह सभी तिलचट्टों को खत्म कर देते हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि बग्स 2 का इंजन पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था। सभी लोग थक चुके थे। तभी कैप्टन को एक आखिरी उपाय सूझता है। वह कहते हैं कि अगर वे बग्स 1 और बग्स 2 के कुछ हिस्सों को जोड़ दें तो एक छोटा स्पेस क्राफ्ट बनाया जा सकता है, जो कम से कम कुछ लोगों को बचाकर पृथ्वी तक पहुंचा सकता है। लेकिन इसका मतलब था कि सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचेंगे, बाकी को पीछे रहना होगा। टीम के सभी सदस्य एक दूसरे की ओर देखते हैं। यह फैसला करना असंभव था। अब कौन बचेगा और कौन पीछे छूटेगा?